Hello guys, I am Social Media. Here all topics for medical laboratory technician is here. So let us play the video. Today we are discussing about anticoagulants. Anticoagulant. When blood is collected, it clots after some time. The anticoagulants are the chemical substances which prevent the coagulation of blood. So friends, anticoagulant का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि एंटीकोगुलेंट होता क्या है। तो जैसा कि हम लोग दोस्तों जानते हैं, अगर हम लोग ब्लड को कलेक्टिंग करेंगे किसी नॉर्मली ट्यूब में, तो दोस्तों क्या होगा कि वो कुछ समय बाद जो है ब्लड जम जाएगा उस ट्यूब में, क्लॉट कर जाएगा। बट दोस्तों एंटीकोगुलेंट क्या है? एंटीकोगुलेंट की डेफिनेशन ये है कि एंटीकोगुलेंट एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो प्रिवेंट करता है, रोकता है ब्लड को जमने से, और दोस्तों इसे फ्लूइड के कंडीशन में रखता है। देन दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द पर्पस? आखिर हम एंटीकोगुलेंट का यूज़ क्यों करते हैं? तो मेनली दोस्तों हम एंटीकोगुलेंट का यूज़ करते हैं कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड कंपोनेंट, ताकि हम ब्लड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूट हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसको जान सकें, स्टडी कर सकें। देन सेकेंड है टू स्टडी ऑफ ब्लड कोगुलेशन, दोस्तों ब्लड के जमने को हम समझ सकें, उसकी स्टडी के लिए भी हम एंटीकोगुलेंट का यूज़ करते हैं। देन थर्ड है दोस्तों टू प्रिजर्व द ब्लड इन ब्लड बैंकिंग, दोस्तों हमें ब्लड को ब्लड बैंकिंग में जब हम स्टोर करते हैं तो उसके लिए भी हम एंटीकोगुलेंट का यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटीकोगुलेंट्स, फ्रेंड्स इसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। सो इसके दोस्तों फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ हैं एंटीकोगुलेंट्स के, लाइक इट मस्ट बी सॉल्युबल इन ब्लड, ये दोस्तों ब्लड में सॉल्युबल हो जाता है। इट मस्ट कीप द ब्लड इन फ्लूइड कंडीशन, एंटीकोगुलेंट दोस्तों ब्लड को फ्लूइड कंडीशन में ही रखता है। इट मस्ट नॉट बी ब्रिंग हीमोलाइसिस ऑफ ब्लड सेल्स, एंटीकोगुलेंट दोस्तों ब्लड सेल को हीमोलाइसिस नहीं होने देता। हीमोलाइसिस मतलब हुआ दोस्तों कि उसको ब्रेक डाउन नहीं होना देता है ब्लड सेल्स को। देन नेक्स्ट है इट मस्ट नॉट बी चेंज द साइज ऑफ आरबीसीज, दोस्तों एंटीकोगुलेंट्स आरबीसी के साइज को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता, उसकी नॉर्मली साइज जैसी भी होती है वो वैसे ही उसे फिक्स कर देता है। देन नेक्स्ट इट मेंटेन द मार्फोलॉजी ऑफ ल्यूकोसाइट, एंटीकोगुलेंट दोस्तों ल्यूकोसाइट मीन्स डब्ल्यूबीसी की जो दोस्तों मार्फोलॉजी है, उसका है संरचना है, उसे उसी तरह मेंटेन करे रहता है। देन नेक्स्ट इट मस्ट मिनिमाइज द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। सो फ्रेंड्स एंटीकोगुलेंट्स क्या करता है, जो भी प्लेटलेट दोस्तों एग्रीगेशन हो जाती हैं, मतलब इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसको दोस्तों सेपरेट करता है, इसीलिए एंटीकोगुलेंट का हम प्लेटलेट्स काउंटिंग में भी यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट्स, सो फ्रेंड्स एंटीकोगुलेंट्स को दो मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है। फर्स्ट चिलेटिंग कैल्शियम, देन सेकेंड नॉन चिलेटिंग कैल्शियम। चिलेटिंग कैल्शियम दोस्तों वे एंटीकोगुलेंट्स होते हैं जो कैल्शियम के साथ बाइंड करते हैं और कोगुलेशन को रोकते हैं। दोस्तों चिलेटिंग कैल्शियम के एग्जाम्पल हैं दोस्तों, दो फॉर्म्स में आते हैं, एक ऑक्जेलेट के फॉर्म में, एक ईडीटीए और सिट्रेट के फॉर्म में। ऑक्जेलेट के एग्जाम्पल हैं अमोनियम ऑक्जेलेट, पोटेशियम ऑक्जेलेट, डबल ऑक्जेलेट। एंड दोस्तों ईडीटीए सिट्रेट के फॉर्म में दोस्तों दो एंटीकोगुलेंट्स आते हैं, सोडियम सिट्रेट एंड एसिड सिट्रेट डिक्सट्रोज। देन दोस्तों नॉन चिलेटिंग कैल्शियम में हिपेरिन एंड वारफेरिन को रखा गया है। प्रिपरेशन एंड इट्स यूजेस, सो फ्रेंड्स हियर हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट एंटीकोगुलेंट्स के प्रिपरेशन और उसके यूज़ के बारे में। दोस्तों ऑक्जेलेट के फॉर्म में दोस्तों अमोनियम ऑक्जेलेट, पोटेशियम ऑक्जेलेट और डबल ऑक्जेलेट आते हैं। सो फ्रेंड्स अमोनियम ऑक्जेलेट 2 मिलीग्राम कंसंट्रेशन इज यूज्ड फॉर एंटीकोगुलेटिंग 1 ml ऑफ ब्लड। सो फ्रेंड्स अगर हम अमोनियम ऑक्जेलेट का 2 मिलीग्राम कंसंट्रेशन लेते हैं तो 1 ml ऑफ ब्लड को वो एंटीकोगुलेट करेगा। दोस्तों इसके डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं अमोनियम ऑक्जेलेट के? ये क्या करता है, स्वेलिंग इफेक्ट देता है दोस्तों आरबीसी को, और स्वेलिंग इफेक्ट देता है, इसीलिए इसे दोस्तों हम यूज़ नहीं करते हैं पीसीबी में या फिर ईएसआर टेस्ट में। देन नेक्स्ट पोटेशियम ऑक्जेलेट, सेम दोस्तों पोटेशियम ऑक्जेलेट का भी है
2 मिलीग्राम कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं 1 ml ऑफ ब्लड को एंटीकोगुलेट करने के लिए। लेकिन दोस्तों पोटेशियम ऑक्जेलेट को हम मोस्टली यूज़ करते हैं केमिकल टेस्ट में, बायोकेमिकल टेस्ट। पोटेशियम ऑक्जेलेट के डीमेरिट्स हैं दोस्तों, ये श्रिंकेज अफेक्ट देता है आरबीसीज में, श्रिंकेज गुच्छे में दोस्तों आरबीसीज हो जाती हैं। देयरफॉर इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, इसीलिए दोस्तों पोटेशियम ऑक्जेलेट को भी हम रिकमेंड नहीं करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं पीसीवी और ईएसआर टेस्ट में। नाउ हियर इज़ द डबल ऑक्जेलेट। सो अमोनियम ऑक्जेलेट एंड पोटेशियम ऑक्जेलेट आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द डबल ऑक्जेलेट। फ्रेंड्स, अमोनियम ऑक्जेलेट और पोटेशियम ऑक्जेलेट को कंबाइन करते हैं हम आपस में, जिससे कि डबल ऑक्जेलेट बन जाता है। फिर दोस्तों दिस डबल ऑक्जेलेट बैलेंस द स्वेलिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम ऑक्जेलेट एंड श्रिंकेज इफेक्ट ऑफ पोटेशियम ऑक्जेलेट। ये डबल ऑक्जेलेट दोस्तों बैलेंस करता है अमोनियम ऑक्जेलेट जो स्वेलिंग इफेक्ट करता था आरबीसी पे, और पोटेशियम ऑक्जेलेट श्रिंकेज इफेक्ट करता था आरबीसी पे, वो दोस्तों बैलेंस हो जाता है, जिससे कि ये अफेक्ट्स आरबीसी पर नहीं होती। डबल ऑक्जेलेट को दोस्तों यूज़ करते हैं 2:3 रेशियो पर। मींस दोस्तों अमोनियम ऑक्जेलेट इसमें 2.4 ग्राम यूज़ करते हैं, जबकि पोटेशियम ऑक्जेलेट 1.6 ग्राम यूज़ करते हैं। फिर दोस्तों उसमें डिस्टिल वाटर 100 ml डाल देते हैं और उसको मिक्स कर लेते हैं, जिससे डबल ऑक्जेलेट बन जाता है। 8 मिलीग्राम दोस्तों यूज़ करते हैं डबल ऑक्जेलेट को 3 to 4 ml ऑफ ब्लड को एंटीकोगुलेट करने के लिए। नाउ फ्रेंड्स, एडवांटेज ऑफ या फिर मेरिट्स ऑफ डबल ऑक्जेलेट। तो डबल ऑक्जेलेट के दोस्तों मेरिट्स ये हैं कि डबल ऑक्जेलेट का हम यूज़ करते हैं हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन में, टीएलसी, आरबीसी काउंट एंड ईएसआर बाय विंट्रोस मेथड में हम डबल ऑक्जेलेट का यूज़ करते हैं। इसके ये एडवांटेज हैं। डीमेरिट्स की बात करें, डिसएडवांटेज की, तो इसके वजह से दोस्तों क्या होता है, ल्यूकोसाइट की जो मार्फोलॉजी होती है, उसकी संरचना होती है, वो अच्छे से दोस्तों प्रिजर्व नहीं हो पाती है डबल ऑक्जेलेट में, और इसको दोस्तों हम यूज़ नहीं कर सकते हैं ब्लड बैंकिंग के एप्लीकेशन में। नाउ फ्रेंड्स, ईडीटीए जिसे हम स्विक्स्ट्रीन या फिर वर्सिनेट भी कहते हैं। ईडीटीए का फुल फॉर्म है दोस्तों एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ईडीटीए दोस्तों एक्ट करता है बाय चिलेटिंग कैल्शियम एंड प्रिजर्व करता है सेलुलर एलिमेंट्स को बेटर देन ऑक्जेलेट। सो दोस्तों ईडीटीए एक पावरफुल चिलेटिंग कैल्शियम है, और ये दोस्तों ऑक्जेलेट से बेहतर प्रिजर्व करता है सभी सेल्स को, ब्लड सेल्स को। कंसंट्रेशन 0.5 to 2 मिलीग्राम EDTA पर 1 ml of blood will preserve blood excellently for at least 6 hours। फ्रेंड्स, 0.5 से 2 मिलीग्राम तक EDTA अगर हम लें तो ये 1 ml ऑफ ब्लड को दोस्तों 6 घंटों तक एक्सीलेंटली प्रिजर्व करता है, उसके ब्लड को, उसके मार्फोलॉजी को मेंटेन करता है दोस्तों, कोई भी अफेक्ट नहीं डालता। EDTA के टाइप्स दोस्तों 2 टाइप्स के EDTA होते हैं। ट्राई पोटेशियम साल्ट्स EDTA जिसे K3 EDTA कहते हैं। देन सेकेंड डाई सोडियम साल्ट EDTA जिसे Na2 EDTA कहते हैं। मोड ऑफ एक्शन ऑफ EDTA। सो दोस्तों मोड ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि EDTA किस तरह से ब्लड में रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, उसे ही मोड ऑफ एक्शन कहते हैं। So EDTA act as powerful calcium chelating agent। So friends, EDTA एक powerful calcium को चिलेट करने वाला एजेंट है। The calcium in blood is bound to an unionized for soluble complex with EDTA। So दोस्तों EDTA क्या करता है, ब्लड में जो कैल्शियम होते हैं उसको बाइंड कर लेता है अनआयोनाइज फॉर्म में, और उस कैल्शियम को दोस्तों कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में, जिससे कि ब्लड एंटीकोगुलेटिंग हो सके। एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ EDTA। सो फ्रेंड्स, EDTA के बहुत सारे एडवांटेज हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ यूज फॉर टेस्ट, एग्जांपल CBC टेस्ट, माइक्रोफाइलेरिया एंड कूम टेस्ट। सेकेंड, EDTA इनहिबिट्स प्लेटलेट्स क्लम्पिंग, हेंस इट इज़ यूज फॉर प्लेटलेट्स काउंटिंग। EDTA दोस्तों क्या करता है,
इनहिबिट करता है, मतलब कि रोक देता है। प्लेटलेट्स का क्लम्पिंग जब होता है तो उसे रोकता है, इसीलिए हम इसे प्लेटलेट्स काउंटिंग में EDTA एंटीकोगुलेटेड ब्लड का यूज़ करते हैं। देन थर्ड, इट प्रिजर्व द स्टेनिंग एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ ल्यूकोसाइट। Demerits or disadvantages of EDTA. So excessive concentration of EDTA will cause shrinkage of RBCs and erroneous PCV, MCV and MCHC result. So friends, EDTA को अगर हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो वो RBC को श्रिंकेज कर देता है दोस्तों। RBC गुच्छों में होने लगती हैं, तो ये एक अफेक्ट देता है। और दोस्तों PCV या MCV या फिर MCHC के जो रिजल्ट आते हैं वो भी दोस्तों गलत आने लगते हैं एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ EDTA के वजह से। देन सेकेंड, EDTA इंटरफेरीज विद ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट एज फॉलो। फास्टली डिक्रीज ALP बाय बाइंडिंग मैग्नीशियम। सो दोस्तों EDTA क्या करता है, ब्लड केमिस्ट्री के बहुत सारे टेस्टों में भी बांधा डाल देता है एक तरह से। उसमें वो करता क्या है दोस्तों, ALP जो एंजाइम है उसको फाल्सली दोस्तों डिक्रीज कर देता है, बिकॉज वो बाइंडिंग कर लेता है मैग्नीशियम के साथ। देन थर्ड, EDTA इंटरफेस विद जैप्स रिएक्शन फॉर क्रिएटिनिन टेस्ट। फ्रेंड, जब क्रिएटिनिन टेस्ट होता है जैप्स रिएक्शन से लगाते हैं, तो उसमें अगर हम EDTA का एंटीकोगुलेंट ब्लड यूज़ करेंगे तो वो दोस्तों इंटरफेयर करता है, इसलिए हम EDTA का यूज़ नहीं करते हैं क्रिएटिनिन टेस्ट में। नाउ हिपेरिन दोस्तों नॉन चिलेटिंग कैल्शियम्स के क्लासिफिकेशन में आता है। सो हिपेरिन दोस्तों इट इज़ अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट इन द बॉडी। इट इज़ फाउंड इन लीवर, विद इन बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल। दोस्तों हेपेरिन एक ऐसा एंटीकोगुलेंट है जो कि नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों, लीवर में पाया जाता है, बेसोफिल्स के अंदर पाया जाता है और मास्ट सेल्स में पाया जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एंटी थ्रोम्बोप्लास्टिन और एंटी थ्रोम्बिन। इट इज़ अवेलेबल इन लिक्विड और ड्राई फॉर्म। इसे लिक्विड और ड्राई फॉर्म दोनों में दोस्तों पाया जा सकता है। कंसंट्रेशन 0.1 to 2 मिलीग्राम प्रति 1 ml ऑफ ब्लड यूज़ करते हैं दोस्तों। मतलब 0.1 से लेके अगर 2 मिलीग्राम तक हम हेपेरिन का यूज़ कर रहे हैं तो वो 1 ml ऑफ ब्लड को एंटीकोगुलेंट एक्सीलेंटली कर लेता है। हेपेरिन के टाइप्स दोस्तों बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ हेपेरिन आर वाइडली यूज्ड। फर्स्ट अनफ्रैक्सिनेटेड हेपेरिन जिसे UFH भी कहते हैं। देन सेकेंड लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन जिसे शॉर्ट फॉर्म में LMWH भी कहते हैं। मोड ऑफ एक्शन ऑफ हेपेरिन। सो हेपेरिन इंटरफेरेस विद द फॉर्मेशन एंड और एक्टिविटी ऑफ थ्रोम्बिन एंड द एक्टिविटी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। दोस्तों हेपेरिन थ्रोम्बिन के फॉर्मेशन और उसके एक्टिविटी को रोक देता है, बिकॉज थ्रोम्बिन एक ऐसा एंजाइम है दोस्तों जो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करके क्लॉटिंग को अकर करता है दोस्तों, उससे क्लॉटिंग होती है। तो हेपेरिन इसके फॉर्मेशन और एक्टिविटी दोनों को रोक देता है और अदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनकी जो एक्टिविटी होती है उनको भी रोक देता है। मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ हेपेरिन। हेपेरिन के दोस्तों बहुत सारे एडवांटेज है। फॉर एग्जांपल इट इज़ यूज फॉर ब्लड pH, ब्लड गैस एनालिसिस एंड एसिड बेस बैलेंस। जब ये टेस्ट लगाते हैं दोस्तों तो हम हेपेरिन एंटीकोगुलेंट्स का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर स्पेशल ट्रेस एलिमेंट्स एंड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में भी दोस्तों हेपेरिन एंटीकोगुलेंट का हम यूज़ करते हैं। देन थर्ड, एक्सेसिव हेपेरिन डज नॉट अल्टर द RBC वॉल्यूम। दोस्तों ये सबसे अच्छा इसका एडवांटेज है। अगर हम हेपेरिन को ज़्यादा भी क्वांटिटी में यूज़ कर दें तो ये RBC के जो वॉल्यूम है उसको कोई भी अफेक्ट नहीं करता है, कोई भी बदलाव नहीं करता उसमें। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट डीमेरिट्स। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं हेपेरिन के। तो हेपेरिन दोस्तों काउज करता है क्लम्पिंग ऑफ ल्यूकोसाइट, मतलब WBC का क्लम्पिंग करवाता है दोस्तों, ये इसका डिसएडवांटेज है। देन सेकेंड, इट इंटरफेयर्स विथ स्टेनिंग ऑफ ल्यूकोसाइट्स
जब WBC के दोस्तों स्टेनिंग होती है उसमें भी ये बाधा डालता है, हेपेरिन का इसीलिए यूज़ नहीं करते। देन थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव एंटीकोगुलेंट, ये भी है दोस्तों। देन फोर्थ नॉट सूटेबल फॉर ऑग्लूटिनेशन टेस्ट एंड कोगुलेशन स्टडी, मतलब दोस्तों ऑग्लूटिनेशन टेस्ट जो भी होते हैं जैसे वाइडल टेस्ट हो गया या फिर कोगुलेशन स्टडी जैसे PT या APTT हो गया दोस्तों, उसमें हम हेपेरिन का यूज़ नहीं कर सकते।